So, hello everyone. Last class you must have done leverage analysis, right? So now we'll be doing dividend decisions, and in the last class you'll be doing working capital. Fine. Now when we initially started with financial management, then we discussed that as a financial management there are broadly 3 types of decision that a financial manager has to take. What was those 3 decisions? Right. Investing, financing and dividend. विजिबल नहीं है? ऐसे पे ये वाला फॉन्ट, so you have investing, financing and dividend decisions. In investing you have studied there are 2 types of investment decision. One is long term and one is short term. Long term are known as capital budgeting decisions. And short term are working capital management decisions. ठीक है? So only this portion now is left. Under capital budgeting decisions we studied different techniques, IRR, NPV, MRR, PI. ठीक है? Now investing decisions have an impact on profitability of a firm, which ultimately affects your earning per share, right? In financing decisions we studied weighted average cost of capital, capital structure, so financing decision that how much should be a mix of debt and equity. ठीक है? कितना debt से ले और कितना equity से ले. This is the decision under financing decision. Decision of capital structure, which impact this has a bearing on cost of capital of a firm. ठीक है? इसका impact cost पे होता है, इसका impact profitability पे होता है. Now what are dividend decisions? Dividend decisions क्या होते हैं? जब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है तो आप उस पैसे का क्या करते हो? Either you distribute that as dividends or you invest that back in your firm. अपनी फर्म के पास ही रखते हो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए. उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है? जो पैसा अपने पास रख लिया प्रॉफिट में से, जो शेयर होल्डर्स को दे दिया, दैट इज डिविडेंड. अब डिविडेंड 2 लोगों को मिलता है, 2 टाइप के शेयर्स पे मिलता है. प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. नाउ प्रेफरेंस शेयर्स में एक फिक्स रेट होता है कि अगर लिखा है 15% प्रेफरेंस शेयर तो 15% ही रिटर्न देना है. सो इसके अंदर डिसीजन नहीं लेना वो वाला कि कितना दें. इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर यू हैव टू टेक द डिविडेंड डिसीजंस कि कितना उनको डिविडेंड देना है.
अब डिविडेंड हम लोग कैश डिविडेंड भी दे सकते हैं और हम लोग शेयर्स भी दे सकते हैं। शेयर्स जो देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स। ठीक है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? नहीं समझ आया? डिविडेंड अगर कैश के फॉर्म में दिया तो कैश डिविडेंड, अगर आपने बोनस शेयर क्या होता है? प्रपोर्शन में शेयर्स इशू होते हैं। तो सपोज अगर कंपनी कहती है कि वी विल बी इशूइंग bonus share in the ratio of 1:1. So an equity shareholder who has one share will get one additional share at free of cost. तो जो वो उसको फ्री में दिया दैट इज ऑल्सो ये कहाँ से दिया जाता है? बोनस शेयर जब इशू करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिजर्व एंड सरप्लस का हमारा अमाउंट होता है उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 10 रुपए का शेयर था और 10,000 शेयर्स थे हमारे। ठीक है, क्या ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा? नहीं, इससे क्या होगा, अगर आपके पास एक शेयर था और एक एक के रेशियो में दिया है तो आपके पास 2 शेयर्स हो गए। लेकिन अगर फर्म के पहले 10,000 शेयर्स थे तो अब फर्म के शेयर्स कितने हो गए? टोटल 20,000। ठीक है, पहले यू हैड 10% ऑफ द इक्विटी, नाउ ऑल्सो यू हैव 10% ऑफ द इक्विटी। तो जो आपका प्रपोर्शन है वो अभी भी उतना ही रहेगा। बोनस शेयर के बाद भी आपके ओनरशिप उतना ही परसेंट रहेगी जितनी पहले थी। ठीक है, हम सिर्फ क्या करते हैं इसके अंदर, जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट होता है उसको इशू करके शेयर कैपिटल में ले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं बोनस शेयर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे कैश डिविडेंड्स की। ठीक है, तो अब डिविडेंड डिसीजंस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या टाइप के डिसीजंस आएंगे? First will be, do you need to plow back the profit? प्लाउ बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब अपना पैसा दोबारा इन्वेस्ट उसी फॉर्म में लगा देना अपनी फॉर्म में। तो ये क्या होता है बेसिकली, एसेंशियली दीज आर retained earnings। ठीक है, सेकंड is dividend to be paid? If yes, then how much? हमें डिविडेंड देना भी है या नहीं देना है, पहली तो बात ये है कि ठीक है कि हमें रिटेन्ड अर्निंग्स रखना है या डिविडेंड देना है। अगर हमें डिविडेंड देना है तो कितना डिविडेंड देना है? ठीक है, देन यू हैव व्हेन इज द डिविडेंड टू बी पेड? मतलब इंटरम डिविडेंड देना है या फिर फाइनल डिविडेंड देना है। इंटरम डिविडेंड क्या होता है?
जो बीच में दिया जाए, तो मतलब कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो दिया जाए उसे बोलते हैं हम लोग इंटरम डिविडेंड, ठीक है। जो एजीएम के बाद डिक्लेयर हो उसे क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड, एनुअल जनरल मीटिंग। तो डिविडेंड होता कैसे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं कि हमें 60% अपने प्रॉफिट्स का या इतना डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा इतना होना चाहिए, सपोज 60% है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% होना चाहिए। अब ये जाएगा एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर्स इसे अप्रूव करेंगे। अब वो अप्रूवल 60 का भी दे सकते हैं और इससे कम का भी दे सकते हैं, बट इससे ज़्यादा का नहीं दे सकते। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 60 अप्रूव किया है तो वो कह सकते हैं नहीं हम 50% ही देंगे, बट वो ये नहीं बोल सकते कि हम 70% देंगे। जब यहाँ से अप्रूव हो जाता है तो आपका डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, and within 30 days of declaring the dividend the firm has to pay the dividend to its investor. अगर 30 days में पे नहीं करते हैं तो एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, जिसको हम बोलते हैं अनपेड डिविडेंड ऑफ डैश लिमिटेड, जो भी फर्म का नाम है उसका अनपेड डिविडेंड। अब अगर ये इस अकाउंट में अनक्लेम्ड रहता है 7 ईयर्स तक, फॉर 7 ईयर्स अगर कोई इसको क्लेम नहीं करता अपने डिविडेंड को, तो ये अमाउंट चला जाता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में, ठीक है। इतना का ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ प्रोसेस बताया, लीगल रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं। तो डिविडेंड देना कब है, इंटरम देना है या फाइनल देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट विल बी फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कि कैश डिविडेंड देना है या शेयर डिविडेंड देना है। बोनस शेयर्स को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रॉफिट्स को बेसिकली कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब कि शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे क्रूशियल क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला, कि अगर डिविडेंड देना है तो कितना दें, ठीक है। तो द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। अब डिविडेंड डिसीजन बहुत सारी चीज़ों पे वैसे डिपेंड करता है। आपके इन्वेस्टर्स का क्या रिक्वायरमेंट है, सपोज आपके इन्वेस्टर्स सीनियर सिटीजन्स हैं या लो इनकम ग्रुप से आते हैं, तो दे वांट कि स्टेडी इनकम हो, या फिर आपका हाई इनकम वाले इन्वेस्टर्स हैं जो कि कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, मतलब कि उनको डिविडेंड नहीं चाहिए हर साल, वो चाहते हैं कि मेरा शेयर प्राइस 10 साल बाद ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम्स ग्रो कर जाए, इस टाइप का मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए। तो आपके इन्वेस्टर्स का क्या रिक्वायरमेंट है, ये सबसे प्राइमरी कंसर्न होता है आपका। दूसरा कंसर्न क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। सपोज आप एक एस्टैब्लिश्ड फर्म हो, बहुत पुरानी फर्म हो, तो अब आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है फ्यूचर में, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उसमें, बिकॉज आपको फंड का रिक्वायरमेंट इतना नहीं है। बट अगर आप एक ग्रोथ फर्म हो जिसको अभी बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, रिटेन्ड अर्निंग्स अपने पास रखोगे, दोगे नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना। ऐसा क्यों होता है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका वैसे तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो कोई नहीं होता, बट इम्प्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जितना ही होता है, लेकिन सिर्फ एक चेंज आता है, ये कम होता है बिकॉज ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो जब आप नया शेयर इशू करने जाते हो तो
आप जब फ्रेश इशू करते हो तो कुछ ब्रोकरेज, कुछ कमीशन, कुछ पेपर चार्जेस वो सब देना पड़ता है, तो जो एडिशनल कॉस्ट होता है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो सपोज करो कि आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट था 5 लाख, एक नए प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है 5 लाख, अगर तो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स होते तो ये 5 लाख ही आप यहाँ पे डाल देते हैं। बट अगर आपके पास ये नहीं है और आपको फ्रेश इशू करना है और फ्लोटेशन कॉस्ट 20% है, तो सेम 5 लाख रुपए अपनी पॉकेट में डालने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए आपको इशू कितने का करना पड़ेगा? आपका इशू साइज हो जाएगा 6,20,000 का अराउंड, मतलब 6 लाख का, 6 लाख का आपको 6 लाख का इशू करोगे, 1 लाख आपका फ्लोटेशन चार्जेस चला जाएगा एंड 5 लाख आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, आपके इन्वेस्टर रिक्वायरमेंट हो सकता है, देन आपका लिक्विडिटी हो सकता है कि लिक्विडिटी फर्म की कितनी है। अगर आपका लिक्विड फर्म है तो आप कैश डिविडेंड देना अफोर्ड कर सकते हो, अगर लिक्विड फर्म नहीं है देन यू कैन नॉट पे दी कैश। ठीक है, ऐसे 5-6 रिक्वायरमेंट्स, 5-6 ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है कि डिविडेंड दे तो कितना दे और नहीं दे तो मतलब क्या करे, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर यू वांट द डिविडेंड। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट आता है, शेयर होल्डर्स जो हैं वो किसको ज़्यादा वैल्यू करेंगे? करंट डिविडेंड को इंस्टेड ऑफ फ्यूचर कैपिटल अप्रिसिएशन, क्योंकि फ्यूचर कैपिटल अप्रिसिएशन हैज़ अनसर्टेनिटी। ठीक है, कि कितना इंक्रीज होगा नहीं होगा कल को, तो आज वो ज़्यादा वैल्यू करेंगे। सो दे वांट कि मुझे करंट डिविडेंड मिल जाए, कैश डिविडेंड मिल जाए। मैनेजमेंट क्या चाहेगा? मैनेजमेंट वांट्स कि ये चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, रिटेन्ड अर्निंग्स इंस्टेड ऑफ इशूइंग द फ्रेश कैपिटल, सो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करना चाहेंगे अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो। ड्यू टू दिस, और शेयर होल्डर्स में भी हो सकता है अलग अलग व्यूज़ के लोग हो, कुछ लोग प्रेफर करते हो स्टेबिलिटी को, कुछ लोग प्रेफर करते हो कैपिटल अप्रिसिएशन को। सो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स मिलके डिसाइड करते हैं और इसके लिए हम इसको बोलते हैं डिविडेंड पजल। एक बहुत फेमस टर्म चलता है डिविडेंड पजल। ठीक है, सो अगर फैक्टर्स पूछे जाते हैं देन विल स्टेट ऑल दी 5-6 फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर डिविडेंड डिसीजंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, that does the dividend decisions have a bearing on the value of the firm? एक फर्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ शेयर होल्डर, that is the ultimate objective. Value of the firm, how will you measure? Then the market price of the share if increases, then the wealth of the shareholders will increase and vice versa. तो अब इसके अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट आते हैं, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर था रेलेवेंस थ्योरीज एंड इररेलेवेंस थ्योरीज। ठीक है, रेलेवेंस में यू हैव ट्रेडिशनल नेट इनकम अप्रोच, इररेलेवेंस में ऑपरेटिंग एंड एमएम अप्रोच, राइट। ऐसे ही इसके अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। One is your relevance theories and another one is irrelevance theories.
तो रेलेवेंस थ्योरीज का मेन टेनेंट क्या है कि एक इन्वेस्टर करंट डिविडेंड को ज़्यादा वैल्यू करता है इंस्टेड ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटी इन कैपिटल अप्रिसिएशन. So your dividend decisions will affect the market price of the share. इसके अंदर दो थ्योरीज हैं. फर्स्ट इज योर वॉल्टर मॉडल and the second one is Gordon model. इररेलेवेंस के अंदर भी दो थ्योरीज हैं. वन इज MM approach, that is Modigliani and Miller approach, and the second one is residual model. ठीक है, तो हर थ्योरी के अंदर हम 4 स्टेप्स में हर थ्योरी को पढ़ेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे उसकी assumptions. So every theory has certain assumptions. Second, we'll explain कि वो थ्योरी बोलती क्या है. What is the hypothesis of that theory? Then there is a mathematical model, meaning that it will state कि under this model this is how you will calculate the market price of a share. And lastly you will give a proof of the theory with a numerical. एक numerical solve करके will show कि हाँ जो इस theory ने बोला था वो proof होता है कि ऐसा ही होता है, dividend decision का impact होता है या नहीं होता है. ठीक है. ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं वॉल्टर मॉडल. सबसे पहली assumption वॉल्टर मॉडल की, there is no external funding. So all the investment decisions will be funded through your internal source of fund, that is retained earnings. ठीक है. Second assumption under this is your R, that is rate of return, and your cost of equity are constant. And your last assumption is firm has an infinite life. So it's a perpetual entity. ठीक है. अब ये दो चीज़ें देखता है बिफोर टेकिंग द डिविडेंड डिसीजन. वॉल्टर मॉडल सीज वन योर रेट ऑफ रिटर्न एंड सेकेंड योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी. So this is the cost of raising fresh capital. अब
ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट करता है ये रेट, मिनिमम ये रेट, एंड रेट ऑफ रिटर्न जो कि फर्म अपने इन्वेस्टमेंट पे अर्न कर रही है, ठीक है. नाउ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर शुड इंक्रीज. तो अब इसके अंदर 3 सिनेरियो हो सकते हैं. पहला सिनेरियो, जब रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे ज़्यादा आप लोग कमा के दे रहे हो, मतलब वो फर्म उससे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न ला के दे रही है. सपोज दिस इज 12% एंड दिस इज 10%. तो मार्केट में अगर मैं आपको डिविडेंड दे देती तो आप अगर उसे मार्केट में इन्वेस्ट करते तो आपको उस पर 10% मिलता. अगर वो डिविडेंड मैं अपने पास रख लेती हूँ और दोबारा से प्लाउ बैक कर देती हूँ, इन्वेस्ट कर देती हूँ अपनी फर्म में, तो 12% का रिटर्न मिलेगा. तो इस केस में क्या करना चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या नहीं देना चाहिए. सो ऐसी फर्म्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्रोथ फर्म्स. एंड इनके केस में वॉल्टर बोलता है that the payout ratio, dividend payout ratio should be 0. तो सारा का सारा कंपनी को अपने पास रख के अपनी ही फर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वो लोग ज़्यादा रिटर्न अर्न कर रहे हैं एज कंपेयर टू द मार्केट रिटर्न. सेकेंड सिनेरियो, व्हेन आर इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अब मतलब कि सपोज दिस इज 8 एंड दिस इज 10. तो अगर मैं आपको डिविडेंड दे देती हूँ, आप मार्केट में पैसे लगाते हो तो 10% का रिटर्न मिलेगा, मेरे पास रखने से 8% का रिटर्न मिलेगा. तो अब इस केस में फर्म को आइडियलिस्टिकली क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए पूरा, है ना. इन फर्म्स को हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग फर्म. एंड वॉल्टर स्टेट्स दैट इन दिस केस द डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100%. मतलब जितना भी प्रॉफिट है पूरा का पूरा एज डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. पे आउट रेशियो should be 100%. Third scenario will be when rate of return is same as cost of equity. So in this case the firm is indifferent, the investor is also indifferent. The market price same रहेगा irrespective of whatever your dividend payout ratio is. क्योंकि मार्केट से भी उतना ही रिटर्न मिल रहा है, आपकी फर्म से भी उतना ही रिटर्न मिल रहा है. सो डिविडेंड बिकम्स इररेलेवेंट इन दिस. डिविडेंड पे आउट इज इररेलेवेंट एंड एन इन्वेस्टर इज इनडिफरेंट. ठीक है. हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस अंडर दिस. तो कहता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर अंडर वॉल्टर विल बी डिविडेंड डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस rate of return divided by cost of equity into earning per share minus dividend per share divided by the cost of equity. ठीक है.
हाँ, अब ये क्या सिग्निफाई करता है? दिस पोर्शन सिग्निफाइज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स, for all the future expected dividends, and this signifies the present value of future returns on retained earnings. ठीक है, तो प्राइस किस पे डिपेंड करता है? आपके डिविडेंड पे और रिटेन्ड अर्निंग्स पे. So now we have to numerically prove this model. प्रूफ करने का मतलब हो गया कि जब R KE से बड़ा होगा तब मैक्सिमम प्राइस कब होना चाहिए? जब डिविडेंड पे आउट 0 है. ठीक है, अगर R KE के बराबर है तो मार्केट प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए. और अगर R KE से कम है तो मैक्सिमम प्राइस कब होगा? जब 100% पे आउट डिविडेंड होगा. ठीक है, so there is an ABC Limited and following information is given. Earning per share ₹10, cost of equity 10%, find out the market price of the share under different rate of return which are 8%, 10% and 15% for different payout ratios which are 0%, 40%, 80% and 100%. ठीक है, तब एक बार रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक बार इट्स इक्वल एंड एक बार द रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो जब कम है तो मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या प्रूफ करना है, कब आएगा? जब 100% पे आउट रेशियो होगा, पूरा का पूरा डिविडेंड दे दिया. जब बराबर है तो हर एक रेट पर, हर एक पे आउट रेशियो पर सेम प्राइस आना चाहिए. जब ज़्यादा है तो 0% पे आउट रेशियो पे मैक्सिमम प्राइस आना चाहिए. ठीक है, प्राइस का ये फॉर्मूला है.
पहला एक मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप लोग करना। तो P क्या हो जाएगा, P का फॉर्मूला इज D डिवाइडेड बाय के ई प्लस R डिवाइडेड बाय के ई इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई। ठीक है, तो फर्स्ट केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 0, तो मतलब डिविडेंड कितना हुआ, 0, तो D 0, के ई विल बी 0.1, 0 ही हो जाएगा वो, प्लस रेट ऑफ रिटर्न कितना है इस केस में, 8। पहले हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि 8% रिटर्न पे अलग अलग पे आउट पे क्या प्राइस आएगा। सो दिस विल बी 0.08 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू अर्निंग पर शेयर कितना दिया है, 10, डिविडेंड पे आउट 0 है तो डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय 0.1। क्या वैल्यू आ रहा है, तो पहले का वैल्यू आ गया 80, इसका इसका और इसका कैलकुलेट करो तीनों का, कितना, अभी पहले सिर्फ 8 पे विल कैलकुलेट। ठीक है, जब R 8 है और डिविडेंड पे आउट चेंज होता जा रहा है। अब डिविडेंड कितना हो जाएगा, डिविडेंड पे आउट 40%, 40% किसका, किस में से निकलता है डिविडेंड पे आउट, अर्निंग पर शेयर में से। डिविडेंड पे आउट का क्या होता है, ऐसे निकलता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये हमें दिया 40%। ठीक है, 40% किसका होगा, अर्निंग पर शेयर का, अर्निंग पर शेयर 10 रुपये, उसका 40% 4 रुपये। ठीक है, डिविडेंड 4, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.1, रेट ऑफ रिटर्न इज सेम 0.08 डिवाइडेड बाय 0.1 into earning per share 10, dividend 4, and this is completely divided by 0.1। कितना, 88। अब सिमिलरली इसके लिए 80% डिविडेंड पे आउट, मतलब डिविडेंड कितना हो गया, 80% ऑफ 10 रुपीज, अर्निंग पर शेयर विच विल बी 8 रुपीज। तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8। हंड्रेड % मतलब पूरे 10 के 10 एज डिविडेंड दे दिए। सो दिस विल बी 10, दिस विल बी 10, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, दिस विल कम आउट 100, है ना। तो मतलब जब R कम था कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, R 8 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10 है, तो मैक्सिमम प्राइस कब आ रहा है, 100 पे। 100 रुपीज़ इज द मैक्सिमम शेयर प्राइस। कब आ रहा है, जब हमारा पे आउट रेशियो 100% है। यही वॉल्टर ने बोला था कि अगर रेट ऑफ रिटर्न आपकी फर्म का कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है, देन द मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हेन यू डिवाइड यू गिव द एंटायर अमाउंट एज डिविडेंड। तो 100% पे आउट रेशियो पे मैक्सिमम वैल्यू आया।
अब इसके लिए कैलकुलेट करो व्हेन R is 10, first will be 100, right? सब में 100 आ जाएगा. So वॉल्टर ने क्या बोलता, when rate of return is equals to cost of capital, then it doesn't matter what is your payout ratio, the share price will remain same. So an investor is indifferent. ठीक है. Now last, when R is more than the cost of capital. How much? First will be 150. सबको समझ आ रहा है ना? कैलकुलेट करके दिखाऊं? सेकेंड कितना आ रहा है? डिविडेंड विल बी 40%, मतलब 4 रुपये. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 0.1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न हेयर इज 15, मतलब 0.15 डिवाइडेड बाय 0.1 into earning per share 10, dividend is 4, and this completely divided by 0.1. कितना आ रहा है? 130. थर्ड के लिए third will be 110, and fourth now dividend is 10, 10 माइनस हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0. this will be 10 divided by 0.1, so this will be 100. अब जब R is greater than KE, cost of equity, then when is the maximum price? 150 is the maximum price at 0% dividend payout ratio, and this is what Walter states, that if the rate of return is more than the cost of equity, then you have to achieve wealth maximization by retaining the entire profits, right? So Walter is clear. Now the second model is Gordon model. Gordon model is also a relevance theory which states that there is an impact of dividend decision on the value of the firm. So it is very similar to Walter model except for one change that I will state. So the assumptions of Gordon, first three assumptions of the Walter model are same. पहली तीन एकदम सेम है. दो additional assumptions हैं, वो क्या है? First, your growth rate is a product of retention ratio and the rate of return. ठीक है? What is the retention ratio?
It's stated that the growth rate is the product of retention ratio and the rate of return. retention ratio क्या होता है? अगर मैं बोलती हूँ रिटेंशन रेशियो मतलब कितना रिटेन किया, रिटेन अर्निंग्स, तो अगर मैं बोलती हूँ डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, तो मतलब बाकी 40% का क्या किया, रिटेन कर लिया, तो मतलब 40% इज योर रिटेंशन रेशियो. इफ आई से दैट 80% इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो रिटेंशन कितना हो गया, 20%. तो मतलब अगर 100 रुपये की इनकम थी तो 80 एज अ डिविडेंड दे दिया एंड 20 वी केप्ट एज रिटेन्ड अर्निंग्स. और इस रिटेन्ड अर्निंग के रेशियो को हम बोलते हैं रिटेंशन रेशियो. Second assumption is that the cost of equity is more than your growth rate. These are the additional two assumptions. और पहली तीन तो सेम है. ठीक है. अब गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है? सो गॉर्डन मॉडल give a bird in hand argument. What is bird in hand argument? किसी ने सुना है bird in hand is worth more than the two in the bushes? किसी ने ये phrase सुना है कभी? मतलब क्या होता है? phrase का मतलब ये होता है कि that something that you have is worth more, twice more than a future prospect that you earn ट्वाइस. तो गॉर्डन क्या बोलता है? वॉल्टर ने बोला था कि जब आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, देन योर डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0%. एंड व्हेन योर रेट ऑफ रिटर्न इज सेम एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देन इट इज इनडिफरेंट. राइट. गॉर्डन सेज कि ऐसा नहीं है. Every investor values much more the current cash dividend than the future unexpected capital appreciation. Therefore, under every circumstance, some portion of the earnings should be given as dividend. तो जब retained earnings cost of equity से ज़्यादा है, तब भी you will not retain 100%. The retention ratio should not be 100%. Some portion should be given as dividend. Right? When it is equals to, then also the investor is not indifferent. He wants certain percentage as dividend. ठीक है. So we'll prove this with an example. पहले इसके अंदर प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? So the price under this is calculated as your earning per share 1 minus the retention ratio divided by the cost of equity minus your growth rate, that is BR. ठीक है. So the mathematical model to calculate the price under Gordon model is this. हाँ, because this is growth rate only, B into R. ठीक है. Question is same question है. Now we'll calculate same ही, जैसे कि अलग अलग डिविडेंड पे आउट रेशियो पे एंड अलग अलग आर पे द प्राइस, बट द फॉर्मूला विल यूज दिस टाइम इज दिस.
ठीक है. So price is earning per share 1 minus retention ratio divided by cost of equity minus growth rate. हाँ 0 है. सेकेंड में dividend payout ratio is 40%, so retention ratio will be 60%, right? So earning per share is 10, retention ratio is 0.6 divided by cost of equity is 0.1. 1 माइनस क्या करते हैं, अगर यहाँ पे डायरेक्ट पे आउट रेशियो लिख देते हैं वो भी सेम है, इट्स सेम. दोनों का समेशन 1 होता है, रिटेंशन रेशियो और पे आउट रेशियो का. तो अगर डायरेक्ट 0.4 लिख देते हैं तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. माइनस रिटेंशन इज 0.6, रेट ऑफ रिटर्न इज 0.08. तो क्या आंसर आ रहा है? What will be the answer? Ten into 0.4 will be 4. How much? 76.92. When it is 80, when payout ratio is 80, retention ratio is 20%, meaning here it will be 0.2 and here also it will be 0.2. क्या 95.23. when it is 100%, when 100%, then it will be 0. This will be 0. It will be 100. Now calculate for this and हाँ, it will be 0 here, it will be 0 here. Now calculate this, remaining 3.
much is the answer for second, third and fourth? It will be 100 for all three. Why so? That I'll explain na. Here R is equals to KE. So under Walter सब में it was indifferent. ठीक है, वॉल्टर ने कहा था कि अगर आप जीरो भी देते हो it doesn't affect. But what does Gordon say? Gordon say that always an investor value some sort of dividend in the form of cash dividend. तो इसलिए जब आप जीरो दोगे तो that will reduce the share price of your market share price. So कुछ ना कुछ you can give different sorts of payment dividend payout ratio 40, 80, 100 depending upon the investment opportunities you have, but you have to pay some sort of dividend out of your profit. उसका argument यही था. पहले first calculate this and then we'll discuss what is the difference. नहीं आएगा ना, except for the 0 1 it will be same, because Gordon says that there should be some dividend because investor values current dividend more than the future capital appreciation. $400,114. This now when rate of return is less than the cost of equity, तब सबसे ज़्यादा maximum price कब आ रहा है? 100% payout पे. सेम वॉल्टर ने बोला था 100% payout दे दिया, maximum price. When it is same, then it is indifferent except when you have 0% dividend payout ratio. So Gordon stated that there should be some sort of dividend payment. The ratio can be different, but there has to be some sort of. When R is more than KE, तो वॉल्टर ने क्या बोला था? Maximum price will be when there is dividend payout ratio. But Gordon states under any circumstance the dividend payout ratio should not be 0. So कम आ रहा है? कम ज़्यादा हो सकता है, but there has to be certain dividend payout ratio. किस पे आ रहा है? 40% पे you have the maximum value. ठीक है? So the difference is that the Walton allows for dividend payout ratio to be 0%, whereas Gordon is strictly against 0% dividend payout ratio, right? But both, under both, what is the similarity? That under both, the dividend payout ratio has a bearing on the value of the firm. Is it clear?
your third model, which is the irrelevance theory, is model, Modigliani and Miller approach. So there are 5 assumptions under approach. First is capital markets are perfect. And an investor is rational. Second assumption is all the information is freely available in the market. Third is there is zero transaction cost. Transaction cost क्या होता है? When you redeem the shares, when you buy shares, there is certain, transaction cost involved, brokerage commission. Then you have zero taxes and zero flotation cost. Last, fifth assumption is shares are divisible. मतलब you can issue 1.12 share. In real life you have to issue either 1 or 2, the whole numbers, but this model states assumes that you can issue in fractions as well. ठीक है? Now model states that the value of the firm is dependent upon its earnings. So the value of the firm is dependent on its earnings and not on how the income is distributed. So it states that for an investor it is irrelevant that either you are paying in the form of dividend or in form of capital appreciation. All that matters for an investor is maximum return on his or her investment. चाहे वो dividend के form में हो, चाहे वो capital gains के form में हो. It is irrelevant for him or her. That is what approach says. So value of the firm किस पे करेगा investor, किसको ज़्यादा value करेगा, जिसकी earnings ज़्यादा है. उसको वो बांट कैसे रही है is irrelevant for an investor. ठीक है? So the value of the firm depends upon earnings, which depends upon your investment decisions. And your dividend decisions are irrelevant for the value of the firm. ठीक है? Now under this model price is calculated. P naught मतलब current price is equals to D1 expected dividend at the end of the year plus price at the end of the year divided by 1 plus cost of equity. तो अगर इसमें से expected price निकालना है, what will be the price at the end of the year? Because you want to know that
हाउ योर डिविडेंड विल अफेक्ट योर फ्यूचर प्राइस। तो वो कैसे निकल जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई 1 + KE माइनस D1, ठीक है। So a question is given that say a firm has 1 lakh shares trading at ₹100 each. The firm is planning to declare a dividend of 5 at the end of the year. तो planning मतलब it be D1, expected dividend is ₹5. The present market price at the end of year 1 may be found under 2 options. तो 2 ऑप्शन है, पहले आपको P1 दोनों केसेस में you have to calculate P1. First scenario is when dividend is paid. Second scenario is when dividend is not paid, ठीक है। अब मॉडिगलानी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो भी उसको बेनिफिट जितना भी मिलेगा वो सेम होगा, है ना। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज and there is a cost of equity is 10%, ठीक है। Second part of the question says that after 1 year the earnings of the firm will be ₹10 lakhs and it wants to make an investment in a project which costs ₹20 lakhs. So your investment required is ₹20 lakhs. Through approach you have to show that the value of the firm remains unchanged, that the value of the firm remains unchanged under both the circumstances, that when it pays the dividend or when it doesn't pay the dividend. तो पहले हम दिखाएंगे कि शेयर होल्डर्स को सेम ही प्राइस मिलेगा, सेम ही वर्थ मिलेगा जब वो डिविडेंड दे, जब नहीं दे, और दोनों केसेस में वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन सेम, ठीक है। तो पहले सिनेरियो 1 ले लेते हैं, सिनेरियो ए, जिसके अंदर यू आर पेइंग ₹5 एज डिविडेंड, ठीक है। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 इज P0 1 + KE माइनस D1। करंट प्राइस कितना है 100, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% मतलब 0.1 एंड डिविडेंड पे कर रहे हो तो मतलब ₹5। सो एक्सपेक्टेड प्राइस विल बी 105. सो एट द एंड ऑफ ईयर 1 इन्वेस्टर को कितना मिलेगा, इन्वेस्टर को एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितना मिलेगा, 105 इज द मार्केट प्राइस ऑफ हिज और हर शेयर एंड ₹5 डिविडेंड, सो टोटल इट बी 110, राइट। सिनेरियो नंबर 2, व्हेन सिनेरियो बी, when you are not paying the dividend. उस केस में P1 क्या हो जाएगा, this will be 100
P naught 1 plus 0.1 minus 0 because we are not paying the dividend. So ये क्या हो जाएगा 110. So at the end of year 1 under scenario B also an investor is getting how much 110. There is no dividend, so plus 0. An investor is getting 110. तो कंपनी ने चाहे डिविडेंड दिया चाहे नहीं दिया, द अर्निंग्स ऑफ एन इन्वेस्टर इज 110. ठीक है. नाउ part B. So we are taking both the scenarios simultaneously. A, under A the dividend is paid and under B the dividend is not paid. So the earnings of a firm are 10 lakh minus dividend, we will pay dividend out of earnings. In scenario A we are paying 5 per share. There are 1 lakh shares, so total dividend paid is 5 lakh. Here it will be nil. So your retained earnings, जितना पैसा फर्म के पास बच गया will be here 5 lakh and here it will be 10 lakh. Investment requirement, total investment requirement is 20 lakh. दोनों केसेस में हमें 20 लाख चाहिए. Additional investment requirement is 5 लाख ऑलरेडी है, यहाँ पे 10 लाख ऑलरेडी है, सो 15 लाख और चाहिए एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, और इधर वी नीड 10 लाख मोर. ठीक है. किसकी कॉस्ट? मतलब वी आर सेइंग हमें 20 लाख चाहिए, हमारे खुद के पास 5 लाख है, तो फ्रेश इक्विटी कितना रेज करना पड़ेगा 15 लाख. इन दिस केस वी हैव 10 लाख सिंस वी डिडंट डिक्लेयर द डिविडेंड, सो वी हैव to raise 10 lakh from the market. So how many additional shares we have to issue? Additional shares, you need to raise 15 lakhs, and at the end of year 1 what will be the price of each share? 105. So number of shares that you need to raise, that you need to give in the market will be 14,285.71. In this you need 10 lakh and the market price will be P1 here is 110. So new number of shares, additional number of shares that you need to issue are 9,090.9. So the total number of shares now after at the end of year 1 will be 1 lakh हमारे पास पहले से थे. Now we have additionally issued 14,285.71. So total number of shares are 1,14,285.71. In this case we had 1 lakh and freshly issued shares are 9,90.9. So the total number of shares issued now are 1,09,090.9. Right?
ठीक है. So the value of the firm will be market price at the end of the year into total number of outstanding shares at the end of the year. So here 105 into 1,14,285.71 and here 110 into 1,09,009.0.9. So what will be the answer? So approximately it will be 1 crore 20 lakhs. In scenario B, so it will be same, approximately 1 crore 20 lakhs. So under both the scenarios, and approximately we are taking approximately, since here also we have taken the approx figures. So under both the scenarios, scenario A and B, whether the dividend is paid or unpaid, the value of the firm remains the same. So we have proved that numerically what approach has stated. ठीक है. So this is clear. Now the last theory is residual model. Under residual model, there is only one assumption, that is there is no external source of funding. All the investment decisions are financed through retained earnings. अच्छा, रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? जो बचा कुचा है, ठीक है. तो रेजिडुअल अप्रोच स्टेट्स दैट द डिविडेंड डिसीजंस आर पैसिव डिसीजंस. मतलब
पैसिव होने का मतलब कि एक्टिवली इन्हें दिया नहीं जाता, ये सिर्फ डिपेंड करते हैं किसी और चीज़ पे. किस पे डिपेंड करेंगे? डिविडेंड कितना देना है? इट स्टेट्स इट इज डिपेंडेंट अपॉन the future profitable opportunities available for an organization. ठीक है. सो ये क्या बोलता है? सपोज यू हैव एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए यू नीड रुपीज़ 10 लाख एंड योर रिटेन्ड अर्निंग्स, योर टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट is 5 lakh. So in this case you'll use entire 5 lakh to fund this investment opportunity and your dividend will be 0. ठीक है. Now suppose your profits are 12 lakh. In this case you only need 10 lakh as the investment required is only of 10 lakh. This is the only project you will be investing in next year. So 2 lakhs are remaining. This 2 lakh you will give as dividend. इस केस में क्या हो जाएगा? डिविडेंड 2 लाख रुपीज. एंड इफ योर नेट प्रॉफिट इज 10 lakh, then entire 10 lakh will be used here and your dividend will again be 0. So how much dividend is paid depends upon what kind of investment opportunity you have. If after satisfying all your investment opportunities there is something left, residual left, then you pay that as dividend, otherwise no dividend is to be paid. ठीक है. So इसके अंदर first you need to calculate theoretically, मतलब you always also be calculating. पहले यू नीड टू नो योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपनी अपॉर्चुनिटीज़ निकालोगे. सेकेंड पार्ट विल बी यू नीड टू कि इक्विटी से हम लोग कितना रेज कर रहे हैं, सो फाइनेंसिंग डिसीजंस कि कहाँ से कितना आएगा. एंड थर्ड विल बी योर विल फंड इट थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स. द पोर्शन दैट यू रिक्वायर्ड फ्रॉम इक्विटी, दैट पोर्शन विल बी फंडेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स एंड इफ समथिंग इज लेफ्ट दैट विल बी पेड एज डिविडेंड. ठीक है. And the argument it states that why we should prefer retained earnings instead of fresh equity is because the cost of retained earnings is less than the cost of equity due to flotation cost. ठीक है. Anyone has any doubt? किसी भी चार में कोई भी डाउट है? So now the only topic left is working capital management. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइंटेल इफेक्ट डिविडेंड डिसीजंस के अंदर. एनीवन हैज एनी आइडिया क्या होता होगा? क्लाइंटेल इफेक्ट क्या बोलता है? देखो, हर कंपनी तो डजेंट पे डिविडेंड ऑन रेगुलर बेसिस, राइट. कुछ फर्म्स होते हैं जो डिविडेंड देते ही नहीं है, कुछ होते हैं जो रेगुलरली डिविडेंड देते हैं. सो सपोज आई एम एन इन्वेस्टर, आई कम फ्रॉम अ लो इनकम ग्रुप. सो आई वॉन्ट डिविडेंड एज अ सोर्स ऑफ इनकम. तो मुझे स्टेडी इनकम चाहिए. सो आई विल इन्वेस्ट इन अ फॉर्म दैट pays dividend regularly.
तो its clientele effect states that your dividend decision policies attract the types of client that support your dividend decision policy. ठीक है. So if you have a policy of regular dividend payment, then your clients will be such who prefer regular dividend payments instead of higher capital appreciation. And if you are a firm that doesn't pay dividend, then your clients will be of the nature that prefer higher capital appreciation instead of current dividends. तो इसके दो impact होते हैं. One, तो your clients will be such that supports your dividend policy. Second will be, it will be difficult for you to change your dividend policy in future because that will affect the investor that you have in your company. ठीक है. So suppose I want to instantly change, I wasn't paying dividend, now I want to pay regular dividends. In that case my clients will change because अभी तक कौन से clients थे जो कैपिटल अप्रिसिएशन को ज़्यादा वैल्यू करते थे कैपिटल गेन्स को देन डिविडेंड. ठीक है. ये होता है क्लाइंटेल इफेक्ट कि आपके क्लाइंट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा. सो आपका जैसा डिविडेंड पॉलिसी होगा योर ऑर्गेनाइजेशन विल अट्रैक्ट सच काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स ओनली. ठीक है. सो दैट इज दैट फॉर द डे. थैंक यू एवरीवन. If you want, I can give questions and homework for each one of the models. Should I give question? Okay. So first question is for Walter model. Following are the details, please write down. Following are the details regarding three companies, A Limited, B Limited and C Limited. So you have three, A Limited, B Limited and C Limited. The rate of return for A is 15%. For B 5% and for C 10%. The cost of equity for all the three firms is 10%. The earning per share in A is 8. The earning per share in B is also 8 and in C it's also 8. So you have to calculate the value of an equity share of each of these companies applying Walter model when dividend payout ratio. So there are different dividend payout ratio. First is 25%, second is 50% and third is 75%. Under each you have to calculate the share price and you have to draw the conclusions. As per Walter, what are the conclusions? ठीक है कि जब R ज़्यादा है तो क्या conclusion आया, R कम है तो क्या conclusion आया, so on and so forth. ठीक है. Walter का एक और question. Determine the market value of equity shares of the company from the following information given. So information क्या है? Earnings are rupees 5 lakh. Dividend paid is 3 lakh. Number of shares outstanding, number of shares are 1 lakh. Price earning ratio is 8 and R is 15%.
So are you satisfied with the current dividend policy of the firm, which is paying 3 lakhs? So dividend payout ratio कितना हो गया? 3 लाख दे दिए 5 लाख में से, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हुआ? DPS डिवाइडेड बाय EPS इंटू 100. हम कितना दे रहे हैं? 3 लाख 5 लाख में से, सो दिस विल बी 60%. कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? PE के फॉर्मूले से, opposite of PE is cost of equity, so you'll divide it with, you'll get the cost of equity. So you have to state, are you satisfied with the current dividend policy of the firm, that is the dividend payout ratio is 60%. If not, what should be the optimum dividend payout ratio? Use Walters model. ठीक है, अब इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा कितना निकलेगा? Our cost of equity will be 12.5%. Cost of equity 12.5% है, rate of return 15% है. So R is greater than KE. तो हमें वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या दिखाना है? जब R KE से ज़्यादा है, then the payout ratio should be 0. So we'll calculate the price at 60% payout ratio. Then we'll calculate the price at 0% payout ratio, and we'll prove that the price will increase when the dividend payout ratio is 0. ठीक है? ये वाला कर दूँ इरेज? Now this one is Gordon model. A company has a total investment of rupees 5 lakh assets and 50,000 outstanding equity of rupees 10 each. Everyone is writing down, right? A company has total investment of rupees 5 lakh assets and 50,000 outstanding equity shares of rupees 10 each. Full stop. It earns a rate of 15% on its investment and has a policy of retaining 50% of the earnings. So 50% of the earnings retain matlab retention ratio is 50, then dividend payout ratio is also 50. If the appropriate discount rate for the firm is 10%, 10% appropriate discount rate matlab KE is 10%. Determine the price of its share using Gordon model. What shall happen to the price if the company has a payout of 80% or 20%? So I'll state the answers. ठीक है, मैं आंसर्स लिख रही हूँ तीनों में. So अगर if it doesn't match, we can discuss it in the later class. जब dividend payout ratio 50% है, then the price will come out to be rupees 30. When dividend payout ratio is 80%, then the price will come out to be 17.14. And when the dividend payout ratio is 20%, then the price will come out to be minus 15. 15. हाँ तो नहीं हो सकता, so we'll ignore this then in that case. ठीक है? Now one last question on MM approach. ठीक है?
Textrol Limited, मतलब ABC Limited has 80,000 shares outstanding. The current market price of the share is rupees 15. The company expects a net profit of 2,40,000 during the year, and it belongs to a risk class for which the appropriate capitalization rate has been estimated to be 20%. ठीक है, तो अभी तक हमें क्या दिया हुआ है, करंट प्राइस मतलब पी नॉट दिया है 15, उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 2,40,000 एंड वी हैव के ई ऑफ 20%. The company is considering dividend of rupees 2 per share for current year. So A part is you have to calculate the price of the share when dividend is paid and when dividend is not paid. ठीक है. Second part is how many new shares must the company issue if dividend is paid and the company needs 5,60,000 for an investment, for an approved investment expenditure during the year. ठीक है, तो पहले केस में दोनों में प्राइस निकलेगा और दूसरे केस में विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म. ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज 560. तो प्राइस क्या आएगा व्हेन डिविडेंड इज पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, देन इट विल बी रुपीज 16. When dividend is not paid, it will be, when dividend is paid it will be 16, when dividend is not paid it will be 18. So when we here add 2 rupees of dividend, it will come out to be same. That is what the MM model states. Under second part, the value of the firm I'm just stating the number of new shares that you have to issue if a company pays dividend of rupees 2. अगर 2 रुपये का डिविडेंड इशू करती है, सो द न्यू शेयर्स दैट बी इशूड आर 30,000. ठीक है, सो 80,000 पहले से थे, 30,000 नए इशू कर दिए. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नाउ विल बी 1,10,000 एंड द मार्केट प्राइस व्हेन द डिविडेंड इज पेड इज 16. So we'll multiply 1,10,000 with 16 and the value of the firm will come. ठीक है, so that's it for the class. If you have any doubt, then you can ask in the next class. ये जो 6.3 इलस्ट्रेशन है, इसके अंदर इसने बोला कि फिक्स कॉस्ट थी, फिक्स कॉस्ट इसने पहले तो दी नहीं, 9 पर यूनिट था. तो एट ब्रेक इवन, जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बच जाएगी. अगर ब्रेक इवन लेवल पे तब भी फिक्स कॉस्ट तो लगी रही होगी ना, तब कंसीडर क्यों नहीं होती? तो ब्रेक इवन लेवल पे फिक्स कॉस्ट को कंसिडर इसलिए नहीं करते ना क्योंकि दैट इज़ अ संक कॉस्ट, वो ऑलरेडी लग चुकी है, यू कैन नॉट रिकवर इट. सो आप ब्रेक इवन क्या होता है कि मैं अपना ऑपरेशंस कर रही हूँ तो एटलीस्ट मेरा वेरिएबल कॉस्ट निकला है, फिक्स्ड तो मेरी संक कॉस्ट है, वो तो लग गई है. ठीक है, तो इसलिए उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो तो चली गई है. कंसीडर करते तो ईबीआई फिर नेगेटिव हो जाता हमारा. हाँ, तो वो इसलिए नहीं कंसिडर करते ना, ब्रेक इवन के लिए वी डू नॉट कंसिडर द फिक्स्ड कॉस्ट.